गाइस, दिस इज़ गरिमा सिंह। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट पेपर जो 50 नंबर की प्रैक्टिस सेट पेपर है, 50 प्रैक्टिस सेट पेपर है रणजीत सिंह की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर 8 है। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए मिरेकल प्रेयर रिप्रेजेंट ए रियल और फिक्टियस अकाउंट ऑफ क्या होगा इसमें सही ऑप्शन? लाइफ, मार्टरडम, मिरेकल्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जो मिडल पीरियड था, इसमें जो मिस्ट्रीज प्ले, मिरेकल्स प्लेस होते हैं। जो मिरेकल्स प्ले थे ये सेंट और मॉन्क की लाइफ से डील करते थे। तो ये लाइफ, मिरेकल्स एंड मार्टरडम, ऑल ऑफ दिस, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन इंडिया, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। इन इंडिया विच टाइप ऑफ मिरेकल प्लेस आर परफॉर्म? इंडिया में जो है मिरेकल प्लेस जो परफॉर्म किए जाते थे वो जैसे कि रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीला। तो ये सब ऑल ऑफ दिस, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेयर द मिरेकल प्लेस वर परफॉर्म इन द बिगनिंग? ये जो मिरेकल प्लेस है शुरुआत में कहाँ परफॉर्म किए जाते थे? तो ये चर्च थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिडवल इंग्लैंड में जो मिडवल पीरियड था, वहाँ पे जो सारे मिरेकल प्लेस जो है संत और मॉन्क की लाइफ से डील करते थे। जो मिस्ट्री प्लेस से रिवोल्यूशन और ये मतलब जीसस क्राइस्ट के इनकारनेशन को दिखाता था, उसकी इनकी लाइफ के साथ डील करता है। तो वेयर द मिरेकल प्लेस वर परफॉर्म इन द बिगिनिंग, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये चर्च जो है जो सारे प्ले होते थे, वो सारे जो परफॉर्म किए जाते वो चर्च के निकट किए जाते थे या चर्चमैन के द्वारा किए जाते थे। तो मिडल पीरियड में तो हु वर एक्टेड इन द मिरेकल प्लेस, और मिरेकल प्लेस में एक्टिंग की भूमिका कौन करता था, मतलब एक्टिंग कौन करता था? तो वो चर्चमैन करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि मिडल पीरियड में जो चर्च होते थे वो सारे मतलब एक थिएटर की तरह काम करते थे। वहाँ सारे प्लेस वहीं परफॉर्म किए जाते थे और चर्चमैन के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर सम टाइम मिरेकल्स प्लेस वर परफॉर्म, लेकिन कुछ समय के बाद जो ये मिरेकल प्लेस थे वे कहाँ पर मतलब पहले तो चर्च में परफॉर्म होते थे चर्चमैन के द्वारा, लेकिन कुछ समय के बाद ये परफॉर्म किए जाने लगे एट द पब्लिक फेस्टिवल। ये पब्लिक फेस्टिवल में कुछ समय के बाद, मतलब जो जैसे हम विभिन्न ओकेजनों के दौरान जो है ये फेस्टिवल जो होते हैं उसमें परफॉर्म किए जाने लगे, उन अवसरों पर परफॉर्म किए जाने लगे ना। क्वेश्चन नंबर 6। हुज लाइफ वर मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन मिरेकल प्लेस? ये जो मिरेकल प्लेस होते थे इसमें किसकी लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता था? जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें ये जो मिरेकल प्लेस होते थे मिडल पीरियड के इंग्लैंड में, वो जो है सेंट और जो मॉन्क की लाइफ से डील करते थे। तो ये जो ऑप्शन वर्जिन मैरी, सेंट निकोलस पॉप, ये जो है इंग्लैंड के फेमस पॉप हैं। तो ये सभी की लाइफ के साथ डील करते थे। तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। हु वाज सेंट निकोलस? सेंट निकोलस कौन थे? सेंट निकोलस फोर्थ सेंचुरी के वो थे, पॉप थे। तो ये जैसे आप सभी जानते हैं सेंट निकोलस को, जो सेंटा क्लॉज बनकर आते हैं और बच्चों को 6 दिसंबर जैसा जानते हैं कि क्रिसमस के पहले बच्चों को गिफ्ट देते हैं। तो वही हैं सेंट निकोलस, जो कि 4th सेंचुरी BC थे। विच वॉज बिशप थे विच वॉज एवरीथिंग फॉर मैन ऑफ मिडिल एजेस? तो विच वॉज एवरीथिंग फॉर मैन ऑफ मिडिल एजेस? मिडिल एज के लिए व्यक्ति के लिए सब कुछ होता था। क्या होता था? चर्च। यानी कि जब मिडल पीरियड में चर्च अथॉरिटी सुप्रीम होती थी और पॉप की अथॉरिटी सुप्रीम मानी जाती थी। पॉप ही पूरे सोसाइटी को डोमिनेट करता था। तो चर्च ही में सेंटर होता था सारी एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, चर्च। इन द मिडिल एज द चर्च वॉज द सेंटर ऑफ। मिडिल एज में जो चर्च होते थे वो किसका सेंटर होते थे? तो मीटिंग प्लेस का, स्कूल का, सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ अम्यूजमेंट। तो सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ अम्यूजमेंट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चर्च मिडिल एज में जो चर्च होते थे ये सारे चर्च जो है
चर्च के निकट ही चर्च में ही चर्चमैन के द्वारा जो प्लेस परफॉर्म किए जाते थे। तो ये एक तरह का आर्ट ऑफ अम्यूजमेंट भी होता था, ये सेंटर्स होता था। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मिस्ट्री प्लेस? मिस्ट्री प्लेस का अदर नेम क्या को किस नाम से जाना जाता है? तो मिस्ट्री प्लेस का एक दूसरा जो नेम है मिरेकल प्लेस है। एक मिस्ट्री प्लेस जो इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट के साथ डील करता है। मिरेकल प्लेस जो है सन की लाइफ के साथ डील करता है। तो इसका हो जाएगा मेरे मिस्ट्री प्लेस को वैसे इंटरल्यूड भी के नाम से भी जाना जाता है। वो बैन द इंग्लिश मिरेकल प्लेस। तो हाँ, मिरेकल प्लेस को जो लेकिन जो है बाद में आगे चल करके जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब किंग हेनरी जो है 8th का समय आया तो उन्होंने जो मिरेकल प्लेस था इसको बैन कर दिया, क्योंकि इनकी जो मैरिज थी जो है जैसा हम सभी जानते हैं कि हेनरी 8 ने 6 मैरिज की थी, यानी कि 6 लड़कियों से मैरिज को परफॉर्म किया था। तो जो और यहाँ वो जो है जो मतलब जिसे आप कहते हैं पॉली वहाँ पे निषेध किया गया था चर्च के द्वारा। तो इन्होंने चर्च अथॉरिटी के खिलाफ जा कर के जो है मैरिज परफॉर्म किया था, और इसीलिए इन्होंने चर्च ये जो है इंग्लिश में जो मिरेकल प्लेस पर बैन लगा दिया था किंग हेनरी 8 के द्वारा ही लगाया गया था। अलेक्जेंडर पॉप सेड द वाइजेस द अलेक्जेंडर पॉप ने किसे कहा है द वाइजेस द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड? अलेक्जेंडर पॉप ने किसे वाइजेस ब्राइटेस्ट मैनकाइंड कह करके संबोधित किया है? तो वो आप सभी जानते हैं कि द फादर ऑफ द इंग्लिश से किसे जाना जाता है? फ्रांसिस बेकन को। तो अलेक्जेंडर पॉप ने इन्हीं के बारे में कहा है द वाइजेस द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड, द फ्रांसिस बेकन। हु सेड, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हु सेड क्लासिज्म इज द हेल्थ एंड द रोमांटिसिज्म इज डिजीज? किसने कहा है क्लासिज्म एक हेल्थ है, रोमांटिसिज्म एक डिजीज है? तो ये फेमस राइटर्स जो हैं मतलब क्रिटिक्स हैं जो गौथे थे, इन्होंने कहा है। द मोमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ, जो रिटर्न टू नेचर मूवमेंट था किसके साथ, मतलब न्यू क्लासिकल एज था कि रोमांटिक एज था कि रेस्टोरेशन एज था? तो ये ऐसा इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, रोमांटिक एज। द फ्रेज फीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विथ, ये जो फ्रेज है फीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसे जो है ये किस फ्रेज को किसने क्वाइन किया था? तो इससे सब फेमस है एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज सभी जानते हैं जो रोमांटिक पीरियड में जो है वर्ड्सवर्थ के बहुत के साथ मिलकर उन्होंने कोलैबोरेटिव वर्क जो किया था, उसमें लिटरेचर बैलेड पब्लिश हुई थी विद द कोलैबोरेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज। तो एस.टी. कॉलरिज जो एक फेमस इन्होंने डिफिनीशन दिया था इमेजिनेशन और फैंसी में क्या डिफरेंस होते हैं बताया था। एस.टी. कॉलरिज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बेस्ट फ्रेंड थे। द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडवल पीरियड ऑफन इन ग्लूमी काजल्स रिप्लीट विद डंजन्स सबटेरेनियन पैसेजेस एंड यूज ऑफ द घोस्ट एंड मिस्ट्री इज कॉल्ड। एक ऐसा टाइप का फिक्शन जिसकी सेटिंग जो है मिडवल पीरियड होती है, ग्लूमी काजल्स होते हैं, रिप्लीट डंजन सबटेरियन पैसेजेस यानी कि भूत भयावह मस्ट्रीज दिखाया जाता है। तो ऐसे नॉवेल्स को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? गोथिक नॉवेल्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। द वर्ड पिकैरिस्टिक्स हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम, ये जो वर्ड पिकैरिस्टिक्स है ये किससे डिराइव किया गया है, किस वर्ड से? लैटिन वर्ड पिकैरो से, ग्रीक वर्ड पिकैरो से, इटालियन वर्ड पिकैरो से कि स्पेनिश वर्ड पिकैरो से? तो जो हम सभी जानते हैं कि जो पिकैरिस्टिक्स वर्ड है ये डिराइव किया गया है स्पेनिश वर्ड पिकैरो से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ना अब नंबर 18 पे आते हैं। हु डिफाइन द रोमांटिसिज्म एज द रेनेसांस ऑफ वंडर? किसने जो है रोमांटिसिज्म पीरियड को रेनेसांस ऑफ वंडर कहकर एड्रेस किया है? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए थियोडोर वॉल्स डंटन ने किया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ओ मिस्चीफ thou art swift to enter in thoughts of desperate man, यानी ओ मिस्चीफ यहाँ पे मिस्चीफ को एड्रेस किया गया। thou art swift मतलब तुम्हारी कला इतनी अधिक स्पीड वाली है, शीघ्र वाली है। टू इंटर इनटू द थॉट ऑफ डेस्परेट मैन की एक निराश व्यक्ति के विचारों में प्रवेश कर जाती है।
तो यहाँ पे ओ मिसचीफ, जब सभी जानते हैं कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। जब किसी को एब्सेंट पर्सन को या एब्स्ट्रैक्ट थिंग को एड्रेस करके कोई चीज़ एड्रेस करके लिखी जाती है तो उसे क्या होता है, वो एपोस्ट्रोफी होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच, द विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर। तो ये क्या है, एक तरह का अब कह लीजिए ये एक तरह का जो है पर्सोनिफिकेशन है। इसमें नॉलेज को पर्सोनिफाई किया गया है। नॉलेज इज प्राउड, नॉलेज जो क्या है, गर्व है। दैट इट नो सो मच, क्योंकि बहुत कुछ जानता है। जब यानी क्या होता है, सभी जानते हैं जब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक ज्ञान हो जाता है तो उसके अंदर प्राउडनेस आ ही जाती है अपने ज्ञान का। एंड विजडम इज द हम्बल, लेकिन जो विजडम बुद्धिमत्ता होती है ये क्या करती है, दैट इट नोज नो मोर, ये हमेशा हम्बल रहती है। ये व्यक्ति को इस प्रकार का थॉट देती है कि भले ही आपको मतलब एक बुद्धिमत्ता प्रदान करती है विचार कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, कि यानी हमें हम्बल रहना चाहिए। और हम जानने के लिए बहुत कुछ अब भी पड़ा है और इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये इसमें जो है नॉलेज को, विजडम को पर्सोनिफाइड किया गया। तो आई थिंक 20 ऑप्शन सी इज करेक्ट, पर्सोनिफिकेशन। इसका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्केप्चर्स इन क्राउन मस्ट टम्बल डाउन एंड इन द डस्ट बी इक्वल मैड विद द पुअर क्रूड स्किथ स्पेड। तो इसमें जो है स्केप्चर्स एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, इस स्टैंजा में जो है देखिए जो क्राउन डाउन मतलब ये स्केप्चर्स एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन एक अदर नेम से एड्रेस किया गया। हम सभी जानते हैं जो चेंज नेम होता है, जैसे सोर्ड इज माइटर देन पेन, तो चेंज नेम को हम क्या कहते हैं, मिटोनिमी के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मिटोनिमी। तो लेबर वाइड एज ए अर्थ हैज इज सबमिट इन द हेवेंस, लेबर वाइड एज ए अर्थ मतलब लेबर उतना ही विस्तृत है जितना कि अर्थ, हैज इज सबमिट इन द हेवेंस, और इसकी जो ऊंचाई है, चोटी है, वो क्या है, हवन में है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एपोस्ट्रोफी है कि पन है कि मिटोनिमी है कि सिमली है। कि हम सभी जानते हैं सिमली में एज या लाइक यूज होता था, इसमें एज आया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन इज ए स्पीच वाज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट। ये एक प्रकार का एपिग्राम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें 24 से लेकर 38 तक जो है शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो 24 का क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर दिस प्लेस, यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क है इसमें शेक्सपियर जो है किस प्ले के लिए जो है बैकग्राउंड पाते हैं। तो इडिपस ऑफ थीबेसिस है कि सेक्सो ग्रामेटिकस है कि फ्रेंच गैथहार्शियन है कि डायनोसफिन है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सेक्सो ग्रामेटिकस से इन्होंने जो पाया है हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क, यानी कि जो हेमलेट की बैकग्राउंड है। हाउ डज द ओफिलिया डाई, ओफिलिया जो है जो हम सभी जानते हैं हेमलेट की हीरोइन, हेमलेट प्ले की हीरोइन है। तो वो किस प्रकार से मरती है, क्लॉडियस स्टैब हर, क्लॉडियस जो उसका चाचा हेमलेट का अंकल रहता है उसने स्टैब कर देता है, उसके द्वारा मरती है। कि हेमलेट स्ट्रेंगल्स हर, कि हेमलेट उसे मार डालता है गला घोट कर। किसी स्लिट हर रिस्ट या सी ड्रोन इन द रिवर। तो हम सभी जानते हैं कि जो फिलिया है कैसी मरी थी, सी ड्रोन इन द रिवर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। whose story does Hamlet ask the players to tell upon their arrival to Elsinore? एल्सिनोर जो है जो पैलेस था उसका नाम था एल्सिनोर। सो whose story does Hamlet ask? हेमलेट जो है जो प्लेयर जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स था जो परफॉर्म करने जा रहे थे तो वो किसके जो है कहानी को परफॉर्म करने जा रहे थे। तो वो प्रियम एम हिकुबा की, कि एंटोनियो क्लेपेट्रा की, गर्टूड एंड क्लॉडियस की, फिलियास की। तो वो जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स था वो किसके प्ले स्टोरी को परफॉर्म करने जा रहा था, तो प्रियम एन हिकुबा की स्टोरी को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस के अनुसार हैज़ हेमलेट गॉन मैड, मतलब पोलोनियस के अनुसार जो है हेमलेट क्यों मैड हो गया है।
ही ग्रीव्स टू मच फॉर हिज फादर, क्योंकि उसे अपने पिता के लिए बहुत अधिक दुख है। ही डिस्पाइसेस क्लॉडियस फॉर मैरिंग गर्ट्रूड, डिस्पाइस माने घृणा करना होता है, हेट करना होता है। और क्लॉडियस से उसकी माँ गर्ट्रूड से शादी करने के लिए क्लॉडियस से वो घृणा करता है। ही इज़ इन लव विथ ओफिलिया, वो ओफिलिया से प्रेम करता है, इसलिए मैड हो गया है पोलोनियस के अनुसार। ही इज़ जेलस ऑफ लायर्टीज एंड लॉन्ग टू रिटर्न विद विटेनबर्ग, क्योंकि वो लायर्टीज जो पोलोनियस का लड़का है उससे जलता है। और विटेनबर्ग जो हम सभी जानते हैं कि हैमलेट कहाँ का पढ़ा हुआ था, विटेनबर्ग जो जर्मनी की यूनिवर्सिटी वहाँ से पढ़ा हुआ था। तो वो जो है वो विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी वो लायर्टीज से जेलस रखता है, यानी जलता है। एंड लॉन्ग टू रिटर्न, और विटेनबर्ग वापस लौटना चाहता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन हैमलेट हैड गॉन मैड बिकॉज ही इज़ इन लव विथ ओफिलिया, मतलब पोलोनियस को ये लगता है कि हैमलेट इसलिए पागल हो क्योंकि वो ओफिलिया के प्रेम में है, बिकॉज ऑफ ही इज़ इन लव विथ ओफिलिया। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले, मतलब जो हैमलेट प्ले है इसमें अंत में कौन सबसे आखिरी में कौन मरता है? तो हम सभी जानते हैं सबसे आखिरी में मरता है हैमलेट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी कैरेक्टर डाई ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ द प्ले, कोर्सेज ऑफ मतलब हैमलेट प्ले के दौरान कितने लोग कुल टोटल मौतें कितनी होती हैं? तो कुल 8 होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। हु स्पीक द फेमस टू बी और नॉट टू बी, ये कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, डायलेमा की स्थिति रहती है हेमलेट की, वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि टू लिव और टू डाई, इसका मतलब यही होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 31। इन विच कंट्री डू रोजनक्रैंस एंड गिल्डेस्टर्न डाई, जो रोजनक्रैंस एंड गिल्डेस्टर्न डाई थी, मतलब गिल्डेस्टर्न थे, ये जो है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में। जो टॉम स्टैपर्ड फेमस राइटर्स हैं, उन्होंने एक नॉवेल भी लिखा है, रोजनक्रैंस गिल्डेस्टर्न आर डेड। तो ये इनकी टॉम स्टैपर्ड की फेमस नॉवेल है, आप सब ध्यान में रखिएगा। वाई डज हैमलेट डिसाइडेड नॉट टू किल द क्लॉडियस आफ्टर ट्रेवलिंग प्लेयर्स प्ले, हैमलेट जो है क्लॉडियस को मारने का निर्णय क्यों नहीं लेता है कि आफ्टर द ट्रेवलिंग प्लेयर्स प्ले, जब जो प्लेयर्स का ग्रुप था वो प्ले परफॉर्म कर रहा था, तो उसको हैमलेट को तो मौका मिला था ना, क्लॉडियस को मार सकता था, लेकिन उसने क्लॉडियस को क्यों नहीं मारा? क्योंकि क्लॉडियस इज प्रेइंग, क्योंकि क्लॉडियस प्रे कर रहा था उस समय, या क्लॉडियस इज एस्लीप, क्लॉडियस सो रहा था, क्लॉडियस प्लेडेड फॉर मर्सी, क्लॉडियस ने जया की याचना की थी, या गर्ट्रूड इज इन द नेक्स्ट रूम, क्योंकि बगल के रूम में गर्ट्रूड थी। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उसने इसलिए नहीं मारा कि उस समय क्लॉडियस जो है प्रेयर कर रहा था। हु किल्ड द फोर्टिनब्रास फादर्स, फोर्टिनब्रास के पिता को किसने मारा था? प्रिंस हैमलेट ने मारा था, कि फोर्टिनब्रास ने मारा था, कि लायर्टीज ने मारा था, कि हैमलेट फादर मारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हैमलेट के फादर ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 34। विच कैरेक्टर स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले, कौन सा कैरेक्टर है जिसने मतलब पहली लाइन बोली है इस प्ले में? तो पहली लाइन किसके द्वारा बोली गई थी? बेर्नार्डो के द्वारा। हु इज़ देयर, जो जब वो प्ले ओपन होता है तो यही बोलता है बेर्नार्डो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज हैमलेट वाज मोस्ट लाइकली रिटेन, मतलब हैमलेट प्ले जो है कब लिखा गया था? तो 1601 के दौरान लिखा गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ क्लॉडियस एंड लायर्टीज स्टेप फॉर हैमलेट सक्सीड इन किलिंग हिम, विच ऑफ क्लॉडियस एंड लायर्टीज स्टेप्स फॉर, तो क्लॉडियस और लायर्टीज से जो कि पोलोनियस का लड़का था, ये दोनों मिलकर के क्या हैमलेट को मारने के लिए क्या प्लान करते हैं? द पॉइजन द कप, कप को पॉइजन जहर दे, मतलब एक पॉइजन कप दे दिया, जहरीला कप पीने के लिए दिया जाए। द शार्पेंड शोर, या एक तेजधारी तलवार से मारा जाए, या द पॉइजन द डैगर, खंजर को पॉइजन कर दिया जाए, या द पॉइजन द सोड, या सोड को पॉइजन कर दिया जाए। तो हम सभी जानते हैं कि हैमलेट को मारने के लिए क्लॉडियस ने क्या किया था? जो सोड तलवार थी उससे पॉइजन कर दिया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37। विच कैरेक्टर स्पीक फ्रॉम बीनेथ द स्टेज टूवर्ड्स द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट के समाप्त होने पर जो स्टेज के नीचे जो है कौन आकर कैरेक्टर आकर बोलता है? द घोस्ट, द क्लॉडियस, द हैमलेट, पोलोनियस। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा द घोस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
हु रिटर्न्स द हेमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल। अपने निर्वासन के दौरान कौन जो है हेमलेट को डेनमार्क वापस ले आता है। होरेशियो क्लॉडियस। ग्रुप ऑफ पायरेट्स ए ग्रुप ऑफ मॉन्क। तो ये ग्रुप ऑफ पायरेट्स होते हैं। पायरेट्स मतलब क्या होता है, समुद्री डाकू लुटेरों को पायरेट्स बोला जाता है। तो हेमलेट को किसने डेनमार्क वापस लौटा दिया था, ग्रुप ऑफ पायरेट्स ने। इन विच ईयर द प्रिलूड वॉज बैनिस्ड। प्रिलूड जो एक फेमस पोएम है वर्ड्सवर्थ की, एक प्रकार को आप कह लीजिए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वर्ड्सवर्थ की। इन्होंने अपने चाइल्डहुड डेज से लेकर के अपने ग्रेजुएशन से लेकर फ्रांस की यात्रा तक का वर्णन किया है। तो ये प्रेल्यूड जो ऑटोबायोग्राफिकल्स की जो रचना है ये कब पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी इनकी सभी जानते हैं कि ये कंप्लीट हुई थी जाकर के 1805 में। और पब्लिश किया था इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने आफ्टर द पॉस्थुमसली। इट वाज पब्लिश पॉस्थुमसली बाय हिज वाइफ मैरी हचिंसन इन 1850। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Now move to the question number 40. To whom is Wordsworth autobiographical poem The Prelude address। जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रिलूड जो है किसे एड्रेस करके लिखी गई, हम सभी जानते हैं ये पहले ये जो एस टी कॉलेज को एड्रेस करके लिखी गई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। हु कॉल द वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम। इगोटिस्टिकल सबलाइम कहकर किसने वर्ड्सवर्थ को संबोधित किया, तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जॉन कीट्स ने इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। क्वेश्चन नंबर 42। चूज द करेक्ट ऑप्शन लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आवर। मतलब ये जो लाइन है पोएम किसी पोएम की है वर्ड्सवर्थ की, वो आपको बताना है कि किस पोएम से ली गई उनके। तो ये बहुत फेमस लाइन है, लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आवर। हम यानी कि हम प्रकृति की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं, जो कि जो प्रकृति है उसकी हम ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो ये लाइन ली गई है टिंटन एबी से कि वर्ल्ड इज टू मच विथ अस से, कि ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से, कि लूसी ग्रे से। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस की ये फेमस लाइन है। हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर्स कौन है, तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर हैं जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, गासवर्दी, वर्ड्सवर्थ। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर हैं कौन है, सभी जानते हैं वर्ड्सवर्थ हैं। ये पोएम इनकी पब्लिश हुई थी 1793 में, जब ये फ्रांस की टूर से वापस लौटे थे। ये इनकी कंपेनियन पोएम है। इसमें कुल ऑल ओवर डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में 670 लाइन्स हैं जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। और इसी की एक कंपेनियन पोएम थी एन इवनिंग वॉक, जो उसमें जो कंसिडर करती है 370 लाइन्स। ये दोनों पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इवनिंग वॉक साथ में ही पब्लिश हुई थी कब 1793 में। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44। नन कैन लव फ्रीडम हार्टली बट गुड मैन, द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस, नो मैन हु नोज ऑट कैन बी सो स्टूपिड टू डिनाई दैट ऑल मैन नेचुरली वर बॉर्न फ्री। तो ये आप जैसे आप अंदाज़ा गैस कर सकते हैं बड़े आराम से कि ये फ्री और फ्रीडम की बात की गई है, लाइसेंस की बात की गई है। तो ये जो है आप सभी जानते हैं एरोपेजिटिकल ये सब जो फेमस वर्क है ये जॉन मिल्टन के हैं। तो जॉन मिल्टन किस वर्क से ये लाइन ली गई है, तो ये है आपका हो जाएगा एरोपेजिटिका, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में जिसमें बोला गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। इसमें भी एक सेंटेंस दिया गया है द पीस हाथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर। दीज एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है, एरोपेजिटिका से, कि लिसिदा से, कि टू लॉर्ड जनरल कॉम्बेल्स, की टेनर ऑफ द किंग एंड मजिस्ट्रेट्स। तो ये लाइन ली गई टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल से ली गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ही दैट हैज लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट मे सिट इन द सेंटर एंजॉय द ब्राइट डे। दीज एबव लाइन्स हैज बीन टेकन। ये जो फेमस लाइन है ये ली गई है, सॉरी ये जो फेमस लाइन है 45 का, ये डी हो जाएगा टेनर ऑफ द किंग एंड मजिस्ट्रेट। ही दैट हैज लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट may sit in the center enjoy the bright day। these above lines are taken from कॉमर्स से लिया गया है। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
कॉमर्स से लिया गया है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47। The fame is the spur that clear spirit doth raises to scorn the delight and live laborious day. Fame is no plant that grows on mortal soil. इसमें फेम के बारे में बात की गई कि फेम कोई प्लांट नहीं, दैट ग्रोज ऑन मॉर्टर सॉइल, जो इस नश्वर भूमि पर उगता हो। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द रिपेजिटिका लिसिडस टू द लॉर्ड जॉन कॉम्बेल कॉमर्स। तो ये लिसिडस की लाइन है। लिसिडस हम सभी जानते हैं कि जॉन मिल्टन ने एक जो है पास्टोरल एलेजी है वो, जिसमें जो है उन्होंने ट्रिब्यूट किया है किसे कॉन्ट्रीब्यूट के मतलब किसे डेडिकेट करके लिखी गई है पोएम। ये लिखी गई है उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग को संबोधित करके लिखी गई है, तो जो पब्लिश हुई थी 1637 में। क्वेश्चन नंबर 48। माई राइजिंग इज दाई फॉल। दिस लाइन, ये बहुत फेमस लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है। तो ये कहाँ की लाइन है? पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है कि लिसिडस की टू द लॉर्ड जनरल कॉम्बेल की कॉमर्स की। ये फेमस लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, जिसमें सैटर्न बोलता है कि माई राइजिंग, मेरा उत्थान तुम्हारा पतन है, इसका ये मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 49। द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लास इज डिपिक्टेड इन। अब ये जो लाइन है, अब ये पूछा जा रहा है जॉन गाल्सवर्दी से, तो इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लास का जो प्रभाव है कहाँ दिखाया गया है, यानी कि स्केप में, गेम में, द पीजन में, द लॉयल्टीज़ में। तो लॉयल्टीज़ में दिखाया गया है, जिसमें जो रॉनी और वो करेक्टर रहते हैं, क्या नाम था उसका, जो उसमें मिलिट्री में जो है लॉर्ड बॉयज़ क्या रहते हैं, वो क्या कहते हैं, यहूदी रहते हैं, तो उनको यहूदी को मतलब क्लासिज्म करके दिखाया गया है, उसे नीचा देखा जाता है ना, उनके साथ डिस्पैरिटी की जाती है, तो उसे लॉयल्टीज़ में ये क्लासिज्म बहुत अच्छे से दिखाया गया है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। गाल्सवर्दी इज ए पैसिमिस्ट, बोथ सिनिकल डिमोटिवेटिंग। गाल्सवर्दी पैसिमिस्ट थे यानी कि निराशावादी थे, सिनिकल थे, डिमोटिवेटिंग थे, पैसिविस्ट थे कि एक रियलिस्टिक, बोथ मिनट एंड डेलिकेट थे, कि एक रिएक्शनरी रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। तो ये आप ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रियलिस्ट, बोथ मिनट एंड डेलिकेट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51। विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी अर्न हिम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मतलब गाल्सवर्दी किस वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था? द फॉर्सी सागा, द सिल्वर क्लब, द जस्टिस डुअलिटीज। हम सभी जानते हैं कि जो गाल्सवर्दी थे ये अपनी फेमस नॉवेल द फॉर्सी सागा के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, जो कि पब्लिश हुई थी 1906 में, और इसके लिए इन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये एक ट्रायोलॉजी है, नॉवेल सीरीज़ है। और नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 52। इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड, वायला नोज दैट हर ब्रदर सेबेस्टियन। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, जैसे देख रहे हैं कि वायला और ओलिविया कैरेक्टर से कहाँ पाए जाते हैं? पाया जाता है 12th नाइट, जो इनकी फेमस कॉमेडी प्ले है। तो इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड, वायला नोज दैट हर ब्रदर सेबेस्टियन इज। वायला और सेबेस्टियन जो कि ट्विंस रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, ये एक समुद्र में जब तूफान आने की वजह से बिछड़ जाते हैं, तो जो वायला रहती है उसको पता रहता है कि उसका जो भाई है सेबेस्टियन वो अलाइव है कि मिसिंग है कि डेड है, कि ओलिविया's ट्रू लव है, तो वो अलाइव है उसे, यानी कि वायला जैसे कि हमने पढ़ा है कि वायला जो है, हम सभी जानते हैं कि वायला जो है जब बिछड़ गई थी तो जो शिप था 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था, तो वायला ने और जो कैप्टन था शिप का वो वायला को बचा लेता है। दूसरा जो सेबेस्टियन होता है वो उसको भी जो है एंटोनियो नाम का कैप्टन जो है उसे देखती है कि उसमें जो आधा भाग कटा हुआ था, मतलब टूट गया था, जो शिपरेक हो गया था, उसमें वो रहता है, तो उसको जाते हुए देख लेती है। तो सेबेस्टियन, उसको पता था कि सेबेस्टियन उसका भाई जिंदा है, अलाइव है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वो टेल्स द वायला अबाउट ड्यूक ऑर्सिनो। ड्यूक ऑर्सिनो रहता है के बारे में वायला को कौन बताता है? तो वायला को इसके बारे में बताता है जो शिप का कैप्टन रहता है, उसे बताता है, क्योंकि वायला कहती है ना कि मैं अब कहाँ जाऊँ, मतलब मुझे कोई काम दिला दीजिए, तो शिप कैप्टन जो रहता है उसे जो है ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में बताता है कि लरिया में एक ड्यूक ऑर्सिनो है, आप वहाँ जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, लेकिन
Now move to the question number 54. Why does the ship captain help the Waila find disguise? वायला जो शिप कैप्टन रहता है वायला की क्यों मदद करता है डिस्गाइज करने में, वेशभूषा को छिपाने में। डिस्गाइज मतलब छिपाना, वेशभूषा दूसरा रूप धारण करना। तो फॉर पेमेंट आउट ऑफ काइंडनेस ही लव्स वायला आउट ऑफ ड्यूटी, अपना कर्तव्य दायित्व निभाने के लिए कि वह वायला से प्रेम करता है, इसलिए कि दया की भावना की वजह से कि उसे पेमेंट देने, यानी हम सभी जानते हैं कि वायला को जो है क्योंकि वो अकेली हो गई थी तो उसे कुछ जॉब चाहिए था। तो जो शिप का कैप्टन रहता है उसे कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा ड्यूक कार्सिनो के यहाँ, तो उसे फॉर पेमेंट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट डज मारिया थिंक्स ऑफ सर एंड्रू ऑक्सिक? एंड्रू ऑक्सिक जो था ये कैरेक्टर भी हम देखते हैं कि 12th नाइट में पाया जाता है। मारिया जो है वो ओलिविया की नौकरानी रहती है, स्टीवर्ड रहती है। सर एंड्रू ऑक्सिक जो है वो ओलिविया से शादी करना चाहते हैं और जो उनके ओलिविया के अंकल हैं टॉबी ब्लेच से, क्योंकि ड्रंकार्ड रहते हैं, उन्हें पैसे हमेशा चाहिए रहता है, तो सर एंड्रू ऑक्सिक को खूब बहलाते फुसलाते हैं कि वो जो है ओलिविया उनसे ही प्रेम करती है, उन्हें से झांसे में रखते हैं। तो व्हाट डज मारिया थिंक ऑफ सर एंड्रू ऑक्सिक? मारिया जो एंड्रू ऑक्सिक के बारे में क्या सोचती है कि ही इज़ ड्रंकार्ड, ही इज़ ड्रंक, वह एक शराबी व्यक्ति है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 56. व्हाट डज सर एंड्रू ऑक्सिक गेट रॉन्ग अबाउट मारिया? एंड्रू ऑक्सिक जो है मारिया के बारे में क्या गलत सोचता है कि हर सोशल स्टेटस, हर नेम, हर जॉब, हर जेंडर, क्या उस एंड्रू ऑक्सिक जो है मारिया के बारे में क्या गलत जानता था? तो उसका हर नेम, उसका नाम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57. व्हेन दे मीट व्हाट डज सर टॉबी कॉम्प्लीमेंट सर एंड्रू ऑक्सिक ऑन? वे जब मिलते हैं तो व्हाट डज सर टॉबी बेल जो कि ओलिविया के अंकल हैं सर एंड्रू ऑक्सिक किस चीज़ की प्रशंसा करते हैं? हिज बिजनेस स्किल, हिज क्लेवरनेस, हिज डांसिंग, हिज विट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हिज डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 58.